हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का डिजिटल एनसीईआरटी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास 9th की कंप्लीट पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल साइंस की हम पूरी क्लास करेंगे। 9th क्लास की पूरी कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस करेंगे आज की क्लास में हम। इससे पहले मैंने हिस्ट्री आपकी कंप्लीट करवा दी है एक ही क्लास में, और साथ ही ज्योग्राफी भी आपकी कंप्लीट करवा दी है। आज हम पॉलिटिकल साइंस करेंगे और कल 9th क्लास की इकोनॉमिक्स हम कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में। तो आज और कल में हमारी जो 9th क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। बहुत रिवीजन इसमें से हो जाएगा। फिर हम अगर हमारे पास एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है तो हम 10th की 11th और 12th की सभी की इसी तरह से 10th 11th और 12th की आपको पार्ट में मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर एक एक बुक में एक तो 10-10 12-12 चैप्टर हैं, तो कंप्लीट वैसे भी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही बुक भी 2-2 3-3 हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग तरीके से उनमें चीज़ें दी गई हैं। जैसे भौतिक भूगोल हो गया, उसमें अलग चीज़ें मिलेंगी आपको, मानचित्र वाले में अलग चीज़ें मिलेंगी, मैप वाले में। तो ये सारी चीज़ें ना एक ही क्लास में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वैसे भी। फिर बुक से हम अलग चीज़ें पढ़ेंगे। अगर डेट नहीं आती है एग्ज़ाम की तो हम बीच में रुकने वाले हैं नहीं, ऐसे ही रिवीजन होता रहेगा हमारा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। 9th क्लास की मैं एक एक वीडियो यानी कि 4th वीडियो में 4 दिन में आपकी कंप्लीट 9th क्लास की एनसीईआरटी हो जाएगी। और ज़्यादातर क्वेश्चन आप सभी को अभी हमने रिवीजन किया है तो इसमें से पता चल ही जाएगा। और साथ ही साथ मैंने शॉर्ट वीडियो भी डालनी स्टार्ट करी हैं PYQ से, ताकि आपको पता चले कि जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना अभी, सेम चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई हैं और आगे आने वाला जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी पूछी जाएंगी। PYQ रिपीट भी हो सकते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो वो हम करते हुए चलेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें हम करने वाले हैं सारे यानी कि 5th चैप्टर 5 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन PYQ के ऐड किए हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी और पता भी चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र की बुनियादी समझ के बारे में यानी कि बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो सबसे पहले। तो इसकी उत्पत्ति शब्द कहाँ से लेकर के आए हैंगे, तो लोकतंत्र शब्द है जो यूनानी भाषा के डेमोक्रेटिया से निकला हुआ है। इसमें डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेटिया का मतलब होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन। तो लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या निकलता है, लोगों का शासन। फिर सेकंड नंबर पे है लोकतंत्र की सरल परिभाषा। ये सरकार का वह रूप है जिसमें देश के शासकों जैसे कि PM हो गए, राष्ट्रपति हो गई, और ये सभी देश की जनता यानी कि चुनाव के जरिए चुनते हैं। इन सभी का चुनाव किसके जरिए होता है, देश की जनता के द्वारा। और इसीलिए हम बोलते हैं लोगों का शासन, क्योंकि वो अपनी मर्जी से, उनको वोट देने का अधिकार है, वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे वोट दे सकते हैं और जिसको चुनना चाहते हैं उसी पार्टी के लोगों को वो वोट देते हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं इसमें मर्जी होती है। फिर है अब्राहम लिंकन का विचार। तो लोकतंत्र के बारे में उनका क्या विचार था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति लिंकन, इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र यानी जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। ये परिभाषा दे करके आपसे पूछ लेगा कि ये किसके द्वारा, ये बात किसने कही थी। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र का मतलब है जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन। इसका मतलब है असली जो ताकत होती है वो जनता के हाथ में होगी। अगला है केवल चुनाव ही काफी नहीं होता। अगला है कि चुनाव काफ़ी नहीं होते, यानी कि उनको सिर्फ वोटिंग राइट्स मिल गई, ये इतना ही काफ़ी नहीं है। बिना किसी भी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए। जैसे कि बहुत से देशों में चुनाव होते हैं, जैसे कि उत्तर कोरिया में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर जनता के पास में असली जो विकल्प होते हैं ना, चॉइस होती है, वो नहीं होती। इसलिए सिर्फ चुनाव होना लोकतंत्र की गारंटी नहीं देता। असली लोकतंत्र की पहचान क्या होती है कि एक असली लोकतंत्र वो होता है जहाँ पर चुनाव निष्पक्ष होते हैं, बिना किसी भी पक्षपात के, यानी कि बिना किसी भेदभाव के। जनता के पास सरकार बदलने की पूरी ताकत होती है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं, केस स्टडी। जैसे कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेकर के चलो। शासकों का चुनाव 1999 में जनरल परवेज जो मुशर्रफ ने सैनिक के तख्ता पलट कर दिया। सैनिक ने क्या किया था, तख्ता पलट किया और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उन्होंने चुनाव तो कराए, लेकिन असली ताकत जो थी वो सेना के पास में थी। चुनाव हुए थे लेकिन असली ताकत किसके पास में थी, सेना के पास में। प्रमुख फैसले कौन लेता था। पाकिस्तान के उदाहरण से ये सीख मिली कि लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है उन लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता ने चुना हो, ना कि सेना के पास में। तो सेना के द्वारा इन्होंने यहीं से सीख ली, सारी ताकत किसके पास में थी, सेना के पास, और तख्ता पलट करके खुद को राष्ट्रपति बना लिया इन्होंने अपनी ताकत से।
इसी से सीख मिली कि सारी जो ताकत होती है वो सेना के पास नहीं बल्कि जनता के पास होनी चाहिए। जो जनता के लिए ही तो काम करना है ना, पूरे देश को चलाना है, पूरे देश में जनता रहती है, उसमें जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो जनता के पास भी होनी चाहिए। उनके लिए ही हम काम कर रहे हैं, सारे राइट्स उनके पास भी होने चाहिए कि वो किसको अपना राजा चुनते हैं। चीन का उदाहरण ले लो आप, चुनावी विकल्प। चीन में हर 5 साल के बाद में चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ केवल कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। विकल्प की कमी, चीन में जनता के पास में कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, उनके पास में कोई भी चॉइस नहीं है। अलग अलग पार्टियां होंगी तो हम किसी दूसरी पार्टी को वोट देंगे, किसी तीसरी पार्टी को वोट देंगे, अलग अलग लोगों को वोट देंगे, लेकिन यहाँ पर पार्टी ही एक है, लोगों के पास में दूसरे कोई भी चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही है, वोट देना है तो इसको दो वरना मत दो। तो इनके पास में कोई चॉइस नहीं, दूसरा विकल्प ही नहीं है, इसलिए हम सच्चा इसको लोकतंत्र नहीं मान सकते, क्योंकि वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। मैक्सिको का एग्जाम्पल ले तो धोखाधड़ी है यहाँ पे। मैक्सिको में एक पार्टी थी PRI, यह चुनाव जीतने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल करती और वोटिंग के दिन बूथ भी चेंज करती, यानी कि चीटिंग वगैरह होती थी। लोकतंत्र की दूसरी शर्त क्या है कि चुनाव ऐसे होने चाहिए जहां पर सत्ता में बैठे लोगों को हारने का भी डर हो, यानी कि जो राजा बनने के लिए अपनी लाइन में बैठा है ना, उसको इस बात का डर भी होना चाहिए कि लोग मुझे हरा भी सकते हैं, मैं अर्श से फर्श पर भी आ सकता हूं। उनके मन में ये भय होना चाहिए कि जनता कुछ भी कर सकती है, तभी वो जनता के लिए सोचेगी, उनके लिए कुछ करेगी। अगर सत्ता पक्ष कभी भी हार नहीं सकता, अगर उनको लगेगा कि हम तो हार ही नहीं सकते, चाहे ये वोट डाले ना डाले, किसी और को भी डाले तो भी हमें ही जीतना है, तो उनके मन में ऐसे एक तरह का वो आ जाएगा ना कि अहंकार, अहम, कि हम तो जीतेंगे ही किसी भी हाल में, तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। यानी कि लोगों का कोई लेना देना वहां नहीं होगा, और जहां पर लोगों का शासन, यानी कि लोगों की चलती फिरती ना हो, वोट देने के बाद भी अगर ये चीजें हो रही हैं तो उसको हम लोकतंत्र नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि सभी को एक समान माना जाएगा। एक व्यक्ति के पास में एक वोट होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई करोड़पति हो चाहे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला कोई गरीब हो, सभी को एक समान माना जाएगा वोटिंग के मामले में। लोकतंत्र का मतलब है कि हर नागरिक के पास में एक वोट होगा, हर वोट की कीमत भी एक होगी, चाहे वो पैसे वाला वोट देकर के आए वो भी एक में ही गिना जाएगा, चाहे वो कोई भी रोड पर रहने वाला गरीब आदमी वोट देकर के आए उसको भी एक ही माना जाएगा। सऊदी अरब में वोट का अधिकार, यहाँ पे 2015 तक महिलाओं को वोट देने का हक नहीं था। कब तक नहीं था? 2015 तक। ये लोकतांत्रिक समानता के खिलाफ माना गया, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को तो वोट देने का हक ही नहीं था। फिर है एस्टोनिया का नियम, तो यहाँ पे रूसी मूल के लोगों के लिए वोट का अधिकार मिलना बहुत ही मुश्किल था, और ये दिखाता था कि वहाँ सबको समान अधिकार प्राप्त नहीं है। उनके जो मूल लोग थे, वहाँ पे मूल निवासी जो थे रूसी मूल के लोग, उनको वोट देने का अधिकार बहुत ही मुश्किल था मिलना। तो इससे पता चलता था कि वहाँ पे सभी को एक समान अधिकार नहीं थे वोटिंग के। फिजी का उदाहरण लेंगे तो फिजी में वहाँ के मूल निवासियों के वोट की कीमत भारतीय मूल के जो फिजी नागरिक थे उनसे ज़्यादा थी। किसकी कीमत ज़्यादा थी? फिजी के। वहाँ के जो मूल निवासी थे उनकी कीमत ज़्यादा मानते थे, ना कि जो भारतीय मूल निवासी थे उनकी। फिर ये लोकतंत्र के बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ माना गया। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की बात करें तो लोकतंत्र में सरकार अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती, उसे संविधान और कानून के दायरे में रह करके काम करना पड़ेगा। फिर है जिम्बाब्वे और रॉबर्ट मुगाबे जो कि लोकप्रिय थे, लेकिन वे चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपनाते थे। वो लोकप्रिय तो थे लेकिन चुनाव के लिए गलत तरीके अपनाते थे, अदालतों की बात नहीं मानते। जो अदालत में कोई भी फैसला होता, कोई भी कानून वगैरह होते, उनको मानते नहीं थे। अधिकारों का सम्मान की बात करें तो एक लोकतांत्रिक सरकार को नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि बोलने की आज़ादी हो गई, विरोध करने का हक हो गया, उन सभी का सम्मान करना चाहिए, तभी लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। फिर है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। क्या क्या तर्क दिए हैं? अस्थिरता का तर्क दिया है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, यानी कि चेंज होते रहते हैं नेता, कभी कोई आ गया, कभी किसी का शासन आ गया, आज कोई है और कल कोई और होगा। इससे लंबी अवधि की योजनाएं जो होती हैं वो ठीक से लागू नहीं हो पाती, यानी कि कोई भी 10 साल की, 15 साल की कोई भी योजनाएं है लंबी अवधि की, तो 5 साल में चुनाव होंगे, नेता चेंज हो जाएगा, फिर जो पहले ने कोई भी जो योजना बनाई है वो दूसरा आकर के उसको चेंज कर देगा, उसमें कोई भी नियम कानून लागू कर देगा, तो वो चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पाती हैं लंबी अवधि वाली योजनाएं। फिर है नैतिकता की कमी, तो राजनीति सिर्फ कुर्सी की लड़ाई बन जाती है, यानी कि कुर्सी पाने के लिए।
एक तरह की राजा की चेयर पे बैठना है सभी को, तो वो कुर्सी की लड़ाई बन जाती है। नेता साम दाम दंड भेद अपना करके चुनाव जीतना चाहते हैं, जिससे कि नैतिकता होती है वो खत्म हो जाती है। कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, किसी के अंदर भी इंसानियत नहीं बचती है, बस जीतना है किसी भी हाल में, कुछ भी सही गलत करके तिगड़ में लगा के चेयर पानी है। फैसलों में देरी, तो लोकतंत्र में किसी भी कानून को बनाने से पहले बहुत ही चर्चा और बहस होती है, और इससे कभी कभी बहुत ही डिले हो जाती है, यानी कि देरी हो जाती है फैसले लेने में। खराब फैसले लिए जाते हैं। कभी कभी चुने हुए नेताओं को जनता की जरूरतों का सही पता ही नहीं होता कि जनता क्या चाहती है, जिससे वे गलत फैसले लेते हैं। भ्रष्टाचार, करप्शन, यानी कि चुनावी मुकाबला बहुत ही खर्चीला होता है। चुनाव के टाइम पे खर्चा करते हैं। चुनाव यानी कि नेता चुनाव जीतने के लिए पैसा बहाते हैं, जिससे कि भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। साधारण जनता की अज्ञानता है। जो साधारण जनता है वो जागरूक नहीं होती। कई बार आम जनता को पता ही नहीं होता कि उनके लिए कौन सा नेता सही है, और वे भावनाओं में बह करके गलत चुनाव कर लेते हैं। किसी को पैसे की उस टाइम पे नीड होती है, अगर कोई पैसे दे करके वोट लेना चाहेगा तो लोग वोट देंगे, चाहे वो कितना भी गलत आदमी हो। तो कई बार क्या होती है, उनकी नीड पूरी नहीं हो पाती, और इसी वजह से वो गलत फैसला लेते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से जो है वोट देते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में बात करें तो जवाबदेही होती है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार को जनता को जवाब देना पड़ता है, उसने क्या किया है, क्यों किया है। चीन का अकाल की बात करें तो 1958 से 61 में चीन में भयानक अकाल पड़ा था, क्योंकि वहां पे सरकार पर दबाव बनाने वाली कोई भी विपक्ष की पार्टी या फिर स्वतंत्र प्रेस नहीं थी उस टाइम पे। इसी वजह से वहां पे सरकार अपनी मनमानी करती थी और अकाल पड़ा। भारत की स्थिति की बात करें तो उस समय भारत में भी खाद्य संकट चल रहा था, लेकिन लोकतंत्र होने के कारण सरकार ने तुरंत कदम उठाए और लोगों को मरने से बचा लिया। बेहतर निर्णय लेना, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत से लोग मिल करके आपस में मिल करके चर्चाएं करते हैं, इसलिए गलतियों की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। 100 सिर एक से बेहतर होते हैं, यानी कि कोई भी एक आदमी खड़ा होकर के फैसला लेगा, बाकी जो 99 है उनको वो बात पसंद हो या ना हो वो माननी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि सभी 100 मिल करके कोई ना कोई फैसला ले और एक नतीजे पर पहुंचे। तो 100 से एक बेहतर नहीं, मतलब 100 सिर एक से बढ़िया होंगे। टकराव को संभालना, भारत जैसे विविध देश में, विविधता वाला देश है भारत, जहाँ पे अलग अलग धर्म और भाषाएं हैं। लोकतंत्र सबको जोड़ करके रखने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी कि सभी लोगों के पास में पावर है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, महिला हो, पुरुष हो, पढ़े लिखे हो, या फिर कोई भी अशिक्षित हो वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, ऊंच नीच, किसी भी जाति धर्म से कोई भी हो इंसान, सभी को वोटिंग देने का अधिकार है, सभी को बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का, धर्म का, पूजा पाठ करने का, कहीं जाने का, आने का। अगर किसी को कोई बात गलत लग रही है तो वो अपनी बात का विरोध करने का, सब चीज़ों को वहाँ पे जो है उनको अधिकार मिलता है, और विविधता उनको और अच्छे तरीके से जोड़कर रखती है। शांतिपूर्ण समाधान की बात करें तो लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता या जो है स्थायी हारने वाला नहीं होता। आज जो हारा है वो कल जीत भी सकता है। तो इसी जो है आस में कि हम आज हार गए हैं, हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में हम जीत जाएं, तो वो शांति बना करके रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस परमानेंट इन्हीं की रहेगी, तो वो कुछ ना कुछ दंगे फसाद, कुछ भी लड़ाई झगड़ा करने की नहीं सोचते। नागरिकों की गरिमा, लोकतंत्र इंसान को प्रजा नहीं बल्कि नागरिक मानता है, और ये सबको बराबर का सम्मान देता है। गलती सुधारने के अवसर भी मिलते हैं। अगर सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो मीडिया हो गई या फिर विपक्ष के जो नेता हो गए वो शोर मचाते हैं और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ता है। सरकार बदलना, अगर सरकार अपनी गलती नहीं सुधारती है तो जनता अगले चुनाव में उसको चेंज कर देगी। तो इस बात का सरकार को डर रहता है कि हो सकता है अगर हमने ये गलती इस बार की है, हम नहीं चेंज करेंगे तो अगली बार सरकार, जनता हमारा साथ नहीं देगी और हम हार जाएंगे। इसी डर से वो ज़्यादा गलत कुछ नहीं कर पाती। फिर है लोकतंत्र का विस्तृत अर्थ क्या होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करें तो आज के दौर में जनसंख्या इतनी अधिक है कि करोड़ों लोग एक साथ बैठ करके फैसला नहीं लेते, इसलिए हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि मतलब हम नीचे के जो प्रतिनिधि होते हैं ना उनको चुनते हैं। कोई एमएलए चुन लिया, एमपी चुन लिया, और फिर वो मिल करके अपनी यानी कि मेजोरिटी के हिसाब से पार्टियां बना करके उनमें पार्टी के हिसाब से, मेजोरिटी के हिसाब से वो अपना नेता चुनते हैं। तो बहुमत का शासन है। लोकतंत्र में फैसला वो माना जाता है जो बहुमत यानी मेजोरिटी जिसके पास में होती है, लेकिन अल्पसंख्यकों की राय का भी सम्मान होना चाहिए।
आदर्श लोकतंत्र किसको मानते हैं? हकीकत में दुनिया में कोई भी देश पूर्ण आदर्श लोकतंत्र नहीं है। कोई भी पूरी तरह से आदर्श नहीं मान सकते हम किसी भी देश को। हर लोकतंत्र में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में है। लोकतंत्र सिर्फ सरकार चलाने का तरीका नहीं होता, ये हमारे परिवार और स्कूल में भी हो सकता है, जहाँ पर सबकी बात सुनी जाती है, सभी मिलकर के फैसला लेते हैं, उसी को हम लोकतंत्र बोलते हैं। समान अवसर मिलते हैं। जब एक सच्चे लोकतंत्र में हर नागरिक को फैसले लेने में बराबर की भूमिका निभानी चाहिए और इसके लिए शिक्षा या सूचना का अधिकार जरूरी है। शिक्षित होना चाहिए तभी वो सही से, और उनके पास में जानकारी भी होनी चाहिए कि आप इस मामले में बात कर रहे हो तो क्या हो, इस मामले की पूरी जानकारी आपके पास हो तभी आप बोल पाओगे। सक्रिय नागरिकता की बात करें तो लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के नागरिक कितने जागरूक और सक्रिय हैं। तानाशाही से बेहतर होती है लोकतांत्रिक सरकार, क्योंकि तानाशाही में शासक को जनता की परवाह नहीं होती, वो अपनी मर्जी से जो भी चाहे मर्जी आएगा करेगा। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। वो राजा या मंत्री या कोई भी लगा लो आप, तो सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। फिर हाँ, अचटेट में पूछे गए क्वेश्चन, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये पूछा गया है, यानी कि एक निश्चित आयु भारत में 18 वर्ष तय की गई है। उसके बाद में हर नागरिक, कोई भी महिला हो पुरुष हो, 18 के बाद आप किसी भी भेदभाव, किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी जो है अल्पसंख्यक या कोई भी SC BC कास्ट के हो, कोई भी कुछ भी हो, बस 18 से ऊपर होने चाहिए, आपको वोट देने का हक मिल जाएगा। 61वें संविधान संशोधन में यानी 1988 में इस संशोधन के द्वारा भारत में वोट देने की उम्र 21 से घटा करके 18, पहले 21 थी फिर 18 वर्ष की गई है। तो ये कब की गई है याद रखना, 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 21 से घटाकर 18 कर दी गई। प्रिम्बल की बात करें, प्रस्तावना की, भारतीय संविधान की सबसे पहली लाइन, यानी कि हम भारत के लोग हैं, वहां से शुरू होती है, जो लोकतंत्र की शक्ति को दर्शाती है कि हम भारत के हैं, भारत के लोग हैं। चाहे वो उसमें ना कोई जाति दर्शाई गई है, ना कोई धर्म दर्शाया गया है, सिर्फ एक चीज उसमें दर्शाई गई है कि हम भारत के लोग हैं। तो इसी से लोकतंत्र की शक्ति दिखाई देती है कि सभी लोगों को समान समझा गया है कि वो भारत के होने चाहिए। विपक्ष की भूमिका, लोकतंत्र में विपक्ष उतना जरूरी है जितनी कि सरकार, यानी कि सिर्फ सरकार जरूरी नहीं होती, विपक्ष जरूरी होता है, क्योंकि विपक्ष, सरकार कुछ भी गलत करती है तो सरकार से जवाब मांगने के लिए, जनता तो सीधे जा करके नहीं बोल सकती ना मोदी जी से कि मोदी जी आपने ये बात गलत की। विपक्ष होता है जो कि उससे सवाल जवाब करता है जनता की तरफ से, क्योंकि विपक्ष सरकार को निरंकुश होने से रोकता है, सरकार को कोई भी जो है गलत फैसला लेने से रोक लेता है। स्वतंत्र प्रेस, जो मीडिया है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है अचटेट में, और कोई भी टीचिंग एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है आगे, क्योंकि टीचिंग एग्जाम हो या कुछ भी हो, आपकी 9th से लेकर के 12th की NCERT हर जगह पूछी जाती है। कोई भी आप चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम दे लो, आप 9th से लेकर के 12th तक की NCERT ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चौथा स्तंभ किसको मानते हैं? मीडिया को। चुनाव आयोग बोले तो भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग की है, जो कि एक स्वतंत्र संस्था है। निर्वाचन आयोग क्या करवाती है? स्वतंत्र चुनाव। फिर है संविधान, तो लोकतंत्र को चलाने के लिए लिखित नियमों की किताब जो होती है उसको क्या बोलते हैं? संविधान। मानव अधिकार, लोकतंत्र और मानव अधिकार एक दूसरे के क्या है? पूरक है। लोकतंत्र और मानव अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो भारत में पंचायतों और नगर पालिकाओं के जरिए लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाया गया है, और इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये हमारे पास उपलब्ध है, सभी व्यवस्थाओं में सबसे बेहतर है। हम इसको लोकतंत्र को सबसे बेस्ट नहीं बोल सकते कि ये सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी है, लेकिन जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं आज तक की, उनमें सबसे बढ़िया क्या है? लोकतंत्र है। अगला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। दक्षिणी अफ्रीका में लोकतंत्र का संघर्ष। ये जो शब्द है याद रखना, एपार्थीड, कई बार इसको दोहरा लो, रिवाइज कर लो या रट लो, जो भी आप कर सकते हो। इसको दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे अल्पसंख्यक थे और उन जो काले थे उनके ऊपर थोपी गई नस्लीय भेदभाव को नाम दिया गया था एपार्थीड। क्या नाम दिया गया था? दक्षिण अफ्रीका के जो गोरे अल्पसंख्यक थे उन्होंने काले जो बहुसंख्यक थे उनके ऊपर थोपी गई नस्लीय भेदभाव, क्या नाम दिया गया था? एपार्थीड। अगला है भेदभाव का आधार।
लोगों को उनकी त्वचा के रंग के यानी कि रंग के आधार पर बांटा गया था, गोरे, काले, रंगीन या फिर भारतीय, इस तरह से कि त्वचा का कलर देख करके उनको अलग अलग वर्गों में जो है डिवाइड कर दिया। पृथक्करण का मतलब यही है, अलग अलग करना किसी भी आधार पे। तो कालों को गोरों के इलाके में रहने, उनके चर्च जाने या फिर उनके साथ में एक ही वाहन में, बस, ट्रेन में सफर करने की मनाही कर दी कि काले अलग से सफर करेंगे, गोरे अलग से करेंगे। तो गोरों के साथ में वो जो काले लोग थे उनको रहने की, कहीं पर भी पूजा पाठ या चर्च वगैरह जाने की, कहीं बस में जाने की जो है अनुमति नहीं थी, जिसको नाम दिया गया पृथक्करण। नेल्सन मंडेला, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इस अन्याय के खिलाफ में लंबी लड़ाई लड़ी थी, गोरे यानी इसके नस्ल भेदभाव के खिलाफ। उन्होंने 1964 में राजद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो आजीवन कारावास की सजा दी गई थी राजद्रोह के जो है आरोप में, और कब दी गई थी? 1964 में। रोबेन आइलैंड, मंडेला ने अपनी सजा के 28 साल इसी भयानक जेल में बिताए। नेल्सन मंडेला ने अपनी जो है 28 साल कौन सी जेल में बिताए थे? रोबेन आइलैंड में। अगला है ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि ये वो मुख्य संगठन था जिसने रंग भेद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। रंग भेद के खिलाफ आंदोलन लड़ा था, कौन था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फिर है आज़ादी की सुबह, भारी दबाव के बाद में 26 अप्रैल 1994 को आधी रात को दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। गणतंत्र कब बना था? तो 26 अप्रैल 1994, ये डेट याद रखना, 26 अप्रैल 1994 की आधी रात को दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना था। रेनबो नेशन, आज़ादी के बाद काले और गोरे दोनों समुदायों ने मिलकर के एक ऐसा संविधान बनाया था जिनमें सबको बराबर का अधिकार मिले, जिसका नाम था रेनबो नेशन समझौता। यानी कि कालों ने वादा किया था कि वे गोरों से बदला नहीं लेंगे, और गोरों ने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि सभी को एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि लोकतंत्र सरकार को ऐसे स्वीकार कर लिया कि ठीक है, सभी को हम बराबर समझेंगे, सभी को एक वोट और एक व्यक्ति के साथ में एक वोट का मतलब ये इन्होंने सिद्धांत स्वीकार लिया था गोरों ने, और इसके बदले में कालों ने कहा था कि हम इनके साथ में जो है बदला वगैरह नहीं लेंगे। तो ये इन्होंने समझौता किया था। एक तो ये याद रखना, रेनबो नेशन क्या है आपसे पूछ लेगा। तो इन्होंने दोनों समुदाय ने मिलकर के संविधान बनाया था जिसमें सभी को बराबर का अधिकार मिले। फिर है हमने संविधान की जरूरत क्यों पड़ी थी? अगला है भरोसा और समन्वय के लिए। संविधान विविध समूहों के बीच में विश्वास को पैदा करता है ताकि वे एक साथ रह सकें। सरकार का गठन ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, कौन? संविधान। और किसके पास में क्या क्या शक्तियां होंगी। शक्तियों पर सीमा, संविधान सरकार की शक्तियों की सीमा भी तय करता है कि कितनी शक्तियां हैं, कितना यूज कर सकते हैं ताकि वो मनमानी ना कर सके। नागरिकों के अधिकार, और ये नागरिकों के अधिकारों और सरकार के कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है कि किसके पास में क्या अधिकार होगा। फिर है आदर्श समाज, ये समाज की आकांक्षाओं को भी व्यक्त करता है कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। अगला है भारतीय संविधान का निर्माण। चुनौतीपूर्ण समय क्या था? भारत का संविधान विभाजन की त्रासदी और देशी रियासतों के विलय की अनिश्चितता के बीच में बना था। उसी टाइम पे विभाजन की त्रासदी थी और देशी रियासतों के विलय का टाइम था, उसी टाइम पे संविधान का निर्माण किया गया था। तो ये चुनौती थी उनके सामने। मोतीलाल नेहरू 1928, इन्होंने और 8 जो अन्य नेता थे उन्होंने मिलकर के आज़ादी से बहुत पहले ही भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार कर लिया था। तो ये याद रखना 1928। और बाकी के कितने नेता थे? 8 और, यानी कि 9 थे। इन्होंने मिलकर के क्या किया था? संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था आज़ादी से पहले। फिर है कराची अधिवेशन, कब हुआ था? 1931 में। इस स्तर में ये तय किया गया था कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, कि भारत का जो है संविधान किस प्रकार का होगा। कराची अधिवेशन में इन्होंने ये तय किया था भारत का संविधान कैसा होगा। कब हुआ था ये? 1931 में। समानता और वयस्क मताधिकार का विचार जो थे वो यहीं से आए थे कि सभी को एक समान अधिकार मिलेंगे। वयस्क मताधिकार का जो है विचार थे वो भी इसी अधिवेशन के जरिए आए थे। फिर संविधान सभा, तो ये चुनी हुई सभा जिसमें संविधान लिखने का काम किया गया था। चुनाव हुए थे, संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। कब हुए थे? 1946 में, 1946 में पहली बैठक हुई थी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये डेट्स याद रखना। संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में जुलाई में। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। विभाजन का असर क्या हुआ था? पाकिस्तान बनने के बाद भी सभा जो
जो सभा थी वो भी बट गई थी और भारतीय संविधान सभा में 299 ही सदस्य रह गए थे। अगला क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है सच्चिदानंद सिन्हा। ये सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का जनक भी माना जाता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, 2 बार तो आराम से पूछा गया है ये, कि इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। समय सीमा, संविधान को पूरा बनने में कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। अंगीकृत यानी अडोप्टेड, संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था या फिर अपनाया गया था। ये पूछा गया है कि अपनाया कब गया था। अडोप्टेड आपसे पूछ ले, अंगीकृत अपनाया कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और इफेक्ट यानी कि लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको अपनाया कब गया था, अंगीकृत कब किया, संविधान को अडोप्टेड कब किया, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को ही क्यों चुना इन्होंने, क्योंकि 1930 में इसी दिन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज मनाया था और इसीलिए इन्होंने 26 जनवरी को चुना संविधान लागू करने के लिए। अगला है संविधान के बुनियादी मूल्य या फिर दर्शन। प्रस्तावना, प्रीम्बल, इसे संविधान की आत्मा या फिर परिचय तंत्र कहते हैं। तो संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, प्रस्तावना को। हम भारत के लोग, यानी इसका मतलब क्या है, ये लाइन लिखी हुई ना पहले पेज पे ही, पहली लाइन है हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि असली शक्ति जो होती है, असली स्रोत जो है वो भारत की जनता है। प्रभुत्व संपन्न, भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसलों के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत अपने आंतरिक फैसले भी ले सकता है, बाहरी फैसले भी ले सकता है, वो पूरी तरह से जो है स्वतंत्र होगा, प्रभुत्व संपन्न है। समाजवादी, सोशलिस्ट, यानी कि सरकार अमीर गरीब की खाई को कम करने के लिए संसाधनों का सही से बंटवारा करेगी। यानी कि किसी को अगर कोई उसमें अलग कैटेगरी में आता है ना, तो उनको थोड़ी सी छूट दे करके बाकी को बराबर करेगी। तो इस प्रकार से अमीर गरीब की खाई को कम करने के लिए संसाधनों का सही से यूज करेगी, उसको बोला गया समाजवादी। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष क्या है, देश का कोई भी राज्य के धर्म नहीं होगा, यानी कि भारत का कोई भी राज्य के धर्म नहीं है, सभी धर्मों को बराबर एक सम्मान में जो है माना जाता है, उसको हम बोलते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, सरकार जो है जनता द्वारा चुनी जाएगी और उनके प्रति जवाबदेही भी होगी कि सरकार ने क्या काम किए क्या नहीं किए, यानी कि उनके प्रति जवाबदेही भी होगी। रिपब्लिक यानी गणराज्य, देश का प्रमुख राष्ट्रपति चुना हुआ होगा, खानदानी राजा नहीं होगा, यानी कि देश का जो राजा होता है राष्ट्रपति वो चुना जाता है। न्याय, जस्टिस की बात करें तो सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव को खत्म करना। स्वतंत्रता की बात करें तो लिबर्टी की, सोचने, अभिव्यक्ति की या फिर विश्वास की आज़ादी होगी, कोई भी कुछ भी सोच सकता है, अभिव्यक्ति की, बोलने की और विश्वास की आज़ादी उनके पास में होगी। फिर बात करें समता की, इक्वेलिटी की, तो कानून के सामने सभी बराबर होंगे, सबको एक समान अवसर मिलेंगे, चाहे कोई भी मंत्री आ जाए, अगर उसके कुछ भी खिलाफ में कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ भी होगी या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान कुछ गलती कर दे तो उसके खिलाफ भी सेम कानून माने जाएंगे। तो सबके कानून की नज़र में सभी एक समान होंगे। बंधुता की बात करें तो सभी एक परिवार की तरह रहेंगे और देश की एकता को बनाए रखेंगे। फिर है स्टैट में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BN राव के बारे में पूछा जाता है, तो ये संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान को बदला जा सकता है ताकि वो समय के साथ चल सके और इसी तरह से उसके भी संविधान के कई संशोधन हो चुके हैं, यानी कि 368 में ये बात कही गई है, ये याद रखना। संविधान के संशोधन की बात किसमें कही है, अनुच्छेद 368 में, कि वो समय के साथ चल सके तो उसमें चेंज कर सकते हैं हम। मूल ढांचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, जो मूल ढांचा है संविधान का उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये इसमें कहा था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदलेगी। उद्देश्य प्रस्तावना की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया, जो बाद में प्रस्तावना बना था।
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने, और बाद में इसको प्रस्तावना बनाया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है और हो सकता है अगले आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछ ले। जवाहरलाल नेहरू ने, उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 13 दिसंबर 1946 को, ये डेट याद रखना। फिर है हस्तलिखित, यानी कि मूल जो संविधान है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो इटैलिक स्टाइल में अपने हाथों से लिखा था। तो किसने लिखा था ये भी याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक स्टाइल में लिखा था, इटैलिक स्टाइल में। सजावट की बात करें तो शांति जो निकेतन के कलाकार थे नंदलाल बोस, इन्होंने सजाया था इसको। लचीला और कठोर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि भारतीय संविधान है तो बहुत ज़्यादा कठोर है, क्योंकि हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, और ना ही बहुत ही लचीला, यानी कि हम इतने आसानी से उसमें संशोधन नहीं कर सकते कि बिल्कुल छोटी सी बात होगी और हम उसको कॉपी पेन लेकर के उसमें बैठ जाएंगे और ऐड कर देंगे, यानी कि ना तो वो ज़्यादा लचीला है और ना ही ज़्यादा कठोर है। वैश्विक मताधिकार की बात करें तो संविधान ने बिना किसी भेदभाव के सबको वोट देने का अधिकार दिया, जिसको नाम दिया गया वैश्विक मताधिकार। अनुच्छेद और अनुसूचियों की बात करें तो मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं, जो कि अब 12 हो गई हैं। 8 अनुसूचियां पहले थी शुरुआत में। फिर है शक्तियों की बात करें तो संविधान शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में अलग अलग बांटते हैं, जो कि अभी सीटेट में पूछा गया था, शक्तियों का पृथक्करण। निष्कर्ष की बात करें तो संविधान कोई भी पत्थर की लकीर नहीं होती। संविधान की लिखी हुई कोई भी जो है इसमें पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज इसको मानते हैं संविधान को। चुनाव, अगला है चुनाव। अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया यहाँ से, चुनावी प्रक्रिया या चुनाव के बारे में। तो चुनाव का विकल्प का चुनाव की बात करें तो चुनाव वो तरीका होता है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जिसको हम बोलते हैं विकल्प है उनके पास में, विकल्प का चुनाव। फिर कानून बनाने वाले, तो जनता है ये चुनती है कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा, इसलिए जनता सरकार चुनती है। सरकार का चयन की बात करें तो चुनाव तय करता है कि सरकार कौन बनाएगा और बड़े फैसले किसके हाथ में होंगे, कौन बड़े फैसले लेगा। नीति निर्धारक की बात करें तो लोग उस पार्टी को चुनते हैं जिसकी नीतियां उन्हें सही लगती हैं। कोई भी ऐसा लगता है ना सरकार को कि हाँ ये जनता को कि ये सही काम कर रहा है, इसने सही से नीतियां बनाई हैं, तो उसी को जनता अपने फायदे के लिए चुनती है। लोकतंत्र की पहचान, बिना चुनाव के आधुनिक लोकतंत्र की हम कल्पना नहीं कर सकते, ये असंभव है। अगला पॉइंट है चुनाव के लोकतांत्रिक बनाने वाली शर्तें क्या हैं। तो हर किसी को अधिकार है, हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा और हर वोट की कीमत बराबर होगी। विकल्प की मौजूदगी, चुनाव में पार्टियों या फिर उम्मीदवारों के बीच में असली मुलाकात होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए। मैं ऐसे ही बोल गई जल्दी में। जनता के पास में विकल्प भी होने चाहिए। नियमित चुनाव की बात करें तो चुनाव हर निश्चित यानी कि 5 साल के अंतराल में होते हैं भारत में, तो निश्चित उनका अंतराल होना चाहिए कि इतने समय के बाद में चुनाव फिर से होंगे और सरकार चेंज हो सकती है अगर उन्होंने सही से काम नहीं किया। जनता की पसंद की बात करें तो जिसे जनता वास्तव में पसंद करती है उसी को वो चुनती है, जनता के पास में ये अधिकार होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष की बात करें तो चुनाव पूरी तरह से धांधली मुक्त होता है और पारदर्शी होने चाहिए, कोई भी उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए, साफ साफ चीजें दिखाई देनी चाहिए। फिर है राजनीतिक प्रतियोगिता, अच्छी या फिर बुरी होती है, यानी कि जो प्रतिद्वंदिता कंपटीशन होता है वो पार्टियों के बीच में मुकाबला होने से समाज में बंटवारा और खींचातानी तो होती है, और फायदा क्या होता है, लेकिन प्रतियोगिता के कारण ही पार्टियां जनता की सेवा करने के लिए मजबूर होती है, यानी कि वो मजबूरन उनको जनता की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर से मुकाबला होगा। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो अगली बार जनता उनको नहीं चुनेगी, इसलिए क्योंकि उन्हें अगले चुनाव में हारने का डर होता है। जवाबदेही, जो चुनाव नेता होता है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जनता उनको चुनती है कि आपको ये काम करने चाहिए। जनता बोलती है कि हमारी ये मांगे हैं, सरकार बोलेगी हाँ हम ये मांगे पूरी करेंगे, तो जनता उनको वोट देगी। अगर वो नहीं करेंगे तो अगली बार फिर से ये दिन तो आना ही है इलेक्शन वाला। तो आम चुनाव की बात करें, जनरल इलेक्शन की, तो भारत में चुनाव की प्रणाली कितनी है। आम चुनाव होते हैं लोकसभा या फिर विधानसभा के लिए हर 5 साल में एक साथ होने वाले चुनाव, जिनको हम बोलते हैं आम चुनाव। उपचुनाव किसको बोलते हैं, किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर इस्तीफा, किसी की मृत्यु हो गई पद के ऊपर रहते हुए या किसी ने भी इस्तीफा दे दिया, तो वो उस खाली सीट के ऊपर होने वाले चुनाव को हम बोलते हैं उपचुनाव, बाई इलेक्शन। निर्वाचन क्षेत्र किसको बोलते हैं, चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को अलग अलग इलाकों में बांटा गया है, उनको हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र।
लोकसभा सीटें पूरे भारत में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ये स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे लिखा भी गया है। तो ये 543 निर्वाचन क्षेत्रों में, याद रखना, भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। सांसद यानी एमपी की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र से चुने गए जो प्रतिनिधि है उनको सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद। लोकसभा क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को, याद रखना। फिर है विधायिका या एमएलए, किसको हम बोलते हैं? तो विधानसभा, स्टेट असेंबली क्षेत्र से चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनको हम बोलते हैं विधायक। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसको बोलते हैं? इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? कमजोर वर्गों के लिए आता है एक तो, फिर एससी रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन और स्थानीय। तो सबसे पहले है कमजोर वर्गों के लिए। संविधान निर्माताओं ने दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित की हैं ताकि वे संसद पहुंच सके। एससी रिजर्वेशन, लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए जो है आरक्षित की गई है। अनुसूचित जातियों के लिए 80 के लिए कितनी सीटें हैं? 84। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे मिलान करने के लिए भी बोल देगा यहाँ से, तो याद रखना। एससी के लिए 84 है, एसटी के लिए है 47, अनुसूचित जनजातियों के लिए। और स्थानीय निकाय में पंचायत हो गए, ग्राम जो नगर पालिकाएं हो गई, वहां पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई है। तो ये चारों बातें याद रखना। कमजोर के लिए यानी कि सभी के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए आरक्षित की गई है ताकि वो संसद में पहुंच सके। एससी के लिए 84 है, एसटी के लिए 47 है, और पंचायत में, नगर पालिकाओं में 1/3 महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई है। फिर है चुनाव के चरण। मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट हो गई। चुनाव में सबसे पहले देने योग्य लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है जिससे कि वोटर लिस्ट हम बोलते हैं, या जो इलेक्टोरल रोल कहते हैं इसको हम। फिर वयस्क मताधिकार की बात करें तो 18 वर्ष से ऊपर का हर नागरिक वोट दे सकता है, महिला, पुरुष, अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी हो। फिर है एपिक, इसका पूरा नाम है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि मतदाता की पहचान पत्र। उम्मीदवारों का नामांकन, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को नामांकन पत्र भरना पड़ता है, नॉमिनेशन पेपर भरना पड़ता है। सुरक्षा राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है? हर उम्मीदवार को कुछ पैसे जमानत के तौर पे जमा करने पड़ते हैं। उनको जो भी इलेक्शन के लिए उठता है ना, तो उसको सुरक्षा राशि भरनी पड़ती है जमानत के तौर पे। शपथ पत्र, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, शिक्षा और जो आपराधिक रिकॉर्ड है कि कोई भी उसने अपराध नहीं किया है, तो उन सभी की सार्वजनिक जानकारी जो होती है सार्वजनिक करनी पड़ती है। सारी चीजें वहां पे कि भाई मेरी संपत्ति इतनी है, इतनी शिक्षा है, उनके पास में कोई भी ऐसे रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, ये सारी चीजें उसमें ऐड की जाती हैं। चुनाव अभियान की बात करें, नारे सबसे पहले होते हैं, नारे लगाए जाते हैं। गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी 1971 में, लोकतंत्र बचाओ का था नारा, जनता पार्टी 1947 में। तो ये उनके नारे होते हैं चुनाव में। समय सीमा की बात करें तो चुनाव अभियान के लिए आधिकारिक तौर पर 2 हफ्तों का समय मिलता है। नामांकन वापस ले सकते हैं या फिर वोटिंग के बीच में। तो ये सारी चीजें, समय इनका दिया गया है कितना? 2 हफ्तों का। आचार संहिता कब लागू होती है? तो ये उन नियमों का समूह है जिनका पालन हर पार्टी या फिर उम्मीदवार को करना ही पड़ेगा। आचार संहिता के नियम क्या है कि कोई भी पार्टी सरकारी गाड़ी हो गई, हवाई जहाज, इसका इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं करेगी। कोई भी सरकारी गाड़ी हो गई, उसका हवाई जहाज वगैरह कुछ भी हो, तो वो आचार संहिता के नियम है कि उनका चुनाव के लिए वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुनाव की घोषणा के बाद में कोई भी नई योजना स्टार्ट नहीं कर सकती कि अब चुनाव होने वाले हैं, डेट वगैरह निकाल दी उन्होंने, और फिर कोई भी जो है नई नीतियां जो है नहीं लगा सकते, नई योजना स्टार्ट नहीं कर सकते। मतदान और मतगणना। मतदान केंद्र की बात करें जहां पे मतदाता जाकर के अपना वोट डालते हैं, तो वो सरकारी स्कूल में डालते हैं अक्सर। ईवीएम का क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें हम वोट डालने जाते हैं ना, ईवीएम। आजकल इसी से वोटिंग होती है। ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, आप वोट देने जाती हो। ये वीवीपीएटी, इसका क्या मतलब है? वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इससे क्या होते हैं, वोटर देख सकता है कि उसका वोट सही जगह गया है या नहीं। मैंने अभी तक इसके बारे में तो मेरे को भी नहीं पता था भाई, ये सारी चीजें भी होती है क्या। मैंने तो एक ही बार, इस बार अभी जो इलेक्शन में थे ना, तभी मैंने अपना पहली बार वोट दिया था। मतगणना, एक निश्चित दिन पर सभी मशीनें खोली जाती हैं और वोटों की गिनती की जाती है। जीत की घोषणा की बात करें तो सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। सबसे ज्यादा जिसके पास में वोट होंगे उसको निर्वाचित
घोषित कर दिया जाएगा। स्वतंत्र चुनाव आयोग की बात करें तो शक्तिशाली संस्था सबसे पहले आती है। भारत में चुनाव आयोग बहुत ही स्वतंत्र और शक्तिशाली होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट। सीईसी का मतलब होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर सीईसी, आप याद रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हटाना नामुमकिन, एक बार नियुक्त होने के बाद में सीईसी यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको लगभग हटाना असंभव होता है। कार्य क्या होते हैं? चुनाव की तारीखों का ऐलान करना कि चुनाव इस तारीख को होंगे, इस डेट को होंगे, आचार संहिता लागू करना, और चुनावी जो धांधली होती है ना, चुनाव में कोई भी गैर कानूनी काम होते हैं, पैसे वगैरह देकर के चुनाव वोट वगैरह लेते हैं, तो ये सारी चीजों को रोकने का काम किसका होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का। सरकारी मशीनरी के ऊपर नियंत्रण, चुनाव के दौरान सरकारी जो कर्मचारी होते हैं चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं, सरकार के नहीं, यानी कि जो सरकार के अधीन नहीं होते बल्कि चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहला, चुनाव में पैसे की ताकत, जो मनी पावर होती है, वो बाहुबल एक बड़ी समस्या होती है। चुनाव यानी कि पैसे की ताकत पे वोट लेते हैं, कोई भी ऐसे अकड़ के अपना मतलब बाहुबल दिखा करके वोट लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है चुनाव के टाइम पे। वंशवाद, नेपोटिज्म की बात करें तो राजनीतिक दलों में परिवार के लोगों को ही टिकट देने की प्रवृत्ति होती है। निर्दलीय उम्मीदवार यानी कि जो छोटे दल होते हैं और निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए बड़े दलों से मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। वोट प्रतिशत, तो भारत में पिछले सालों में जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ा है, जो कि लोकतंत्र की मजबूती को दिखाता है। जनता की भागीदारी, भारत में जो गरीब हैं, अनपढ़ लोग हैं, अमीर हैं, शिक्षित हैं, उनकी तुलना में ज्यादा उत्साह से वोट डालते हैं जो शिक्षित है और होते हैं। फिर है चुनाव परिणामों की जो स्वीकार्यता है, चुनाव परिणामों की स्वीकार्यता। भारत में चुनाव के बाद में जो हारने वाली पार्टियां अक्सर अपनी हार सहजता से स्वीकार कर लेती है, जो कि निष्पक्ष चुनाव का प्रमाण है। कोई भी जैसे वो आवाज नहीं उठाती कि भाई मैं क्यों हार गया, तो इस तरह से वो अपनी हार को अच्छे से स्वीकार कर लेती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि कमी होने के बावजूद भी भारतीय चुनाव प्रणाली दुनिया भर में सराही जाती है और यह हमारे लिए लोकतंत्र की रीढ़ है। इसको हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र की रीढ़ है। तो अभी आपको पता है कि नॉर्मल ये जैसे बुक में पढ़ने वाली चीज़ें रियल लाइफ की चीज़ों से बहुत ही अलग होती हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि ये नियम होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, या फिर ये चीज़ें होती हैं, वो रियल में बहुत ही कम जो है अप्लाई की जाती हैं। वैसे हम आसपास देखते हैं तो चुनाव में आज भी चीटिंग वगैरह, धोखाधड़ी वगैरह होती रहती है। अगला चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज। प्रमुख नीतिगत फैसले किस प्रकार से लिए जाते हैं? सरकारी आदेश हो गए, ऑफिस मेमोरेंडम, सरकार द्वारा जारी किया गया वह लिखित पत्र जो कि किसी नीति या फैसले की जानकारी देता है, जिसको हम बोलते हैं सरकारी आदेश। 27% आरक्षण का उदाहरण क्या है? 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जिसमें सरकारी नौकरियों में जो पिछड़ी जाति यानी ओबीसी है उनके लिए 27% आरक्षण की घोषणा की गई है। तो आरक्षण का मतलब होता है कि ओबीसी यानी कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना, छूट देना किसी भी चीज में। तो ये 13 अगस्त 1990 को पहली बार जो कब किया गया था, 27% ओबीसी के लिए। फिर है मंडल आयोग। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना जिसने आरक्षण की सिफारिश की थी। राजनीतिक निर्णय 1989 के चुनाव में जनता दल ने वादा किया था कि वे सत्ता में आए तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इंदिरा साहनी केस, ये इंपॉर्टेंट है। जब इस फैसले का विरोध किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला। 1992 में कोर्ट ने कहा कि आरक्षण जो है संवैधानिक रूप से सही है। फिर है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं लोकतंत्र में फैसले लेने, लागू करने के लिए नियम बनाने और व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जिनको हम संस्थाएं बोलते हैं। 3 प्रमुख संस्थाएं हैं। एक तो है विधायिका जो कि कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका विवादों को सुलझाती है यानी कि न्याय वगैरह दिलवाती है। तो तीनों ही याद रखना, तीनों मुख्य संस्थाएं। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका न्याय वगैरह दिलवाती है, विवाद वगैरह सुलझाती है। फिर है लोकतंत्र का आधार क्या है? तो संस्थाएं जो होती हैं वो ये निश्चित करती हैं कि कोई भी एक व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति अकेला अपनी मन मर्जी से देश ना चला सके। तो यही लोकतंत्र का आधार, अभी हमने ऊपर के जो चैप्टर में यही चीजें पढ़ी हैं। सांसद, पार्लियामेंट, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अंतिम अधिकार, भारत में कानून बनाने की सबसे बड़ी शक्ति किसके पास में होती है? संसद के पास में। 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के पास में, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, तो इसमें जनता द्वारा सीधे चुने गए जो 543 प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। यानी कि लोकसभा में होते हैं लोगों द्वारा चुने गए, लोगों द्वारा चुने गए 543 प्रतिनिधि। फिर है राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, और इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। फिर है तीसरे स्थान पे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का वो हिस्सा होता है, राष्ट्रपति क्या होते हैं? संसद का हिस्सा होते हैं, लेकिन वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, यानी कि अलग से होते हैं, ना लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का। वो जो है उनकी जगह साइड में अलग से होते हैं। राष्ट्रपति संसद का ही हिस्सा होते हैं। लेकिन कौन अधिक शक्तिशाली होता है? हालांकि राज्यसभा को हम अपर हाउस कह देते हैं, लेकिन जो ताकत होती है वो लोकसभा के पास में होती है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें इसी चीज से याद रख लेंगे ना कि लोकतंत्र, लोगों की सरकार, लोगों का शासन और लोकसभा। तो सबसे ज्यादा पावर कहने के लिए हम उसको राज्यसभा को अपर हाउस बोल देंगे, लेकिन ताकत किसके पास में? लोकसभा के पास। पैसे के मामले की बात करें तो बजट या फिर धन संबंधी कोई भी कानून हो गया, केवल लोकसभा में ही पेश और हो सकता है, और राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। अगर राज्यसभा उसको रोकना चाहती है तो सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, इससे ज्यादा वो रोक नहीं सकती, ना ही टांग अड़ा सकती है। तो कब ये क्वेश्चन पूछा गया है? 2019 या 18 में मैंने करवाया था सबसे पहला क्वेश्चन, कि जो पैसे यानी कि बजट या धन संबंधी कोई भी मामला हो तो किसके हाथ में होता है? लोकसभा में ही पेश होगा। फिर है मंत्री परिषद पर नियंत्रण। तो केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, मेजोरिटी होगी। फिर है कार्यपालिका। कार्यपालिका की बात करें तो क्या है? तो वे लोग जो नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी निभाते हैं, यानी कि कानूनों को लागू करना किसकी काम होता है? कार्यपालिका की। राजनीतिक कार्यपालिका की बात करें तो इसमें मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री, ये सभी आते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं और जिनका कार्यकाल होता है 5 साल का, निश्चित कार्यकाल होता है कार्यपालिका में। फिर है स्थायी कार्यपालिका। तो ये थी राजनीतिक कार्यपालिका, इसमें मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री। फिर स्थायी कार्यपालिका में आते हैं IAS, IPS जैसे नागरिक सिविल सर्विस जो सर्वेंट होते हैं, वो ये रिटायरमेंट तक पद पर रहते हैं, ना कि 5 साल तक। ये जो मंत्री वगैरह होते हैं ना, ये सिर्फ 5 साल तक रहेंगे, और ये रहेंगे रिटायर जब तक नहीं हो जाते, वो अपने पद पर रहेंगे। सरकार बदलने पर भी ये चेंज नहीं होगी, सरकार बदलती रहेगी, मंत्री चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये अपने पद पे रहेंगे जब तक इनका टाइम पूरा नहीं हो जाता। फिर है मंत्री अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है, और मंत्री जनता का ही प्रतिनिधित्व हो, यानी कि जनता ही उनको चुन करके भेजती है, इसलिए वो नौकरशाहों से ऊपर होते हैं। फिर है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति उस व्यक्ति को PM नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके लेकर के आते हैं। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो इसमें लगभग 60 से 80 मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। कैबिनेट मंत्री में ये सत्ताधारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ और महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, लगभग 20 होते हैं कैबिनेट में। फिर राज्य मंत्री, तो ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं और छोटे विभागों के प्रमुख होते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी की बात करें तो सभी मंत्रियों को सरकार के हर फैसले की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से लेनी पड़ती है, एकल रूप से नहीं ले सकते। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि सामूहिक जिम्मेदारी होती है इनकी। कोई भी अगर गलत हुआ तो सभी की जिम्मेदारी होगी, कुछ भी सही होगा तो सभी की जिम्मेदारी होगी। प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करें तो PM कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और जो मंत्री होते हैं उनके बीच में काम आपस में बांटते हैं, और किसी भी मंत्री को हटा भी सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के पास में ये शक्तियां होती हैं। कैबिनेट की बैठक के अध्यक्ष होंगे, मंत्रियों के बीच में काम बांटेंगे कि तो आपको ये करना है, ये करना है, और कोई भी अगर कुछ भी गलत करता है तो उसको हटा सकते हैं। गठबंधन सरकार का दौर क्या है? जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, यानी कि पूर्ण बहुमत अगर कोई एक पार्टी नहीं पाती है, तो PM की शक्तियां थोड़ी सी कम हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें सहयोगी दल की बात माननी पड़ेगी। फिर है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। फिर है
चुनाव, तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। हमें पता होना चाहिए ये तो कि हम वोट देने जाते हैं तो राष्ट्रपति को नहीं चुनते, बल्कि सांसद और विधायक MP और MLA का चुनाव करते हैं। नाम मात्र की शक्तियां बात करें तो राष्ट्रपति के पास में सारी शक्तियां होती है, लेकिन वो उनका उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है, यानी कि सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति को माना गया है। लेकिन कुछ भी अगर ये फैसला लेगा तो इसको प्रधानमंत्री के पास में पूछना पड़ेगा, मंत्री परिषद से सलाह लेनी पड़ेगी कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये कानून बना रहा है, ये करना है, तो वो उनकी सलाह के ऊपर ही काम कर सकता है। सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां हैं। विधेयक पर हस्ताक्षर, जब तक कोई भी कानून तब तक नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर ना कर दे। सुप्रीम कमांडर, राष्ट्रपति भारत की तीनों शक्तियां जो कि जल, थल और वायु जो सेना है, तो वो सर्वोच्च सेनापति होता है। तो ये क्वेश्चन भी PYQ में पूछा गया है। जल, थल और वायु, भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होगा। विवेकाधीन शक्ति, जब चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तय कर सकता है कि किसको प्रधानमंत्री पद के लिए बुलाया जाएगा। न्यायपालिका की बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। भारत में अदालतें सरकार या फिर किसी राजनीतिक दल के नियंत्रण में नहीं रहती। जो न्यायपालिका थी वो स्वतंत्र होती है। एकीकृत न्यायपालिका, जो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट SC, फिर हाई कोर्ट HC और फिर जिला अदालतें आती हैं। तो ये तीनों के स्तर याद रखना, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सबसे नीचे आती है जिला अदालत। सुप्रीम कोर्ट के कार्य होते हैं नागरिकों और सरकार के बीच के विवाद जो होते हैं उनको सुलझाना। दोनों राज्यों के बीच में विवाद सुलझा देंगे। जजों की नियुक्ति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इनकी सलाह के ऊपर जज की नियुक्ति करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जज की नियुक्ति कौन करता है भारत में? तो राष्ट्रपति करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर के, अकेले राष्ट्रपति नहीं करते। ये याद रखना, CJI की यानी कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर के राष्ट्रपति जज की नियुक्ति करेगा। हटाने की प्रक्रिया, इनको हटा कैसे सकते हैं? तो जज को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी कि नियुक्ति होगी राष्ट्रपति की, मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा, फिर उनको हटाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनसे, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा, तब जाके हम उसको हटा सकते हैं। संविधान के रक्षक की बात करें तो न्यायपालिका के पास में किसी भी कानून की समीक्षा करने की शक्ति होती है। अवैध घोषित करना, अगर कोई भी कानून संविधान के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है, यानी कि कितनी सारी पावर इसके पास में होती है, ये देखो आप। स्टेट के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देख लो। अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 52 याद रखना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात किसमें की गई है? 52 में। अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। तब वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि ये काम करो, तब राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। संसद के सत्र की बात करें, और ये बात कही गई है 74 में, ये बात इंपॉर्टेंट है। संसद के सत्र की बात करें तो एक तो बजट सत्र होगा, मानसून सत्र होगा और शीतकालीन, 3 सत्र होंगे। शून्यकाल, 0 हावर किसको बोलते हैं? संसद के जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो होता है, जहाँ पे लोग महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रश्नकाल। तो ये बात याद रखना, 0 हावर या शून्यकाल किसको बोलते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। अविश्वास प्रस्ताव किसको बोलते हैं? ये केवल लोकसभा में लेकर लाया जाता है, लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, लेकिन इससे पहले, इसको पहले भी भंग कर सकते हैं, 5 साल से पहले। राज्यसभा का कार्यकाल होगा तो ये एक स्थायी सदन है, इसके सदस्य होंगे 6 साल के लिए चुने जाते हैं और 2 साल में 1/3 रिटायर होते रहते हैं। तो ये जो प्रणाली है वो राज्यसभा की है। लोकसभा का 5 साल का होगा और अगर टाइम कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो उसको पहले भी भंग कर सकते हैं। राज्यसभा का स्थायी सदन होगा, 6 साल के लिए इनको चुना जाएगा और हर साल 2/3 जो होंगे, हर 2 साल में 2/3, ये कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है, 2 साल में 1/3 रिटायर होंगे, ना कि 1 साल में 2/3। 2 साल में 1/3 रिटायर होंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये, PIL। जनहित याचिका, इनके जरिए कोई भी व्यक्ति जनता के हित में कोर्ट में जा सकता है। जनहित याचिका
जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जनता के लिए कोर्ट में जाकर के खड़ा हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं PIL। स्वतंत्रता का रक्षक किसको बोलते हैं? न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। और लास्ट में निष्कर्ष ये निकल के आता है कि ये तीनों ही संस्थाएं, संसद हो गई, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मिलकर के लोकतंत्र को संतुलित और मजबूत करती हैं। अगला लास्ट चैप्टर है अधिकारों के बिना जीवन। इसमें हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे ना, राइट्स के बारे में। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है? ग्वांतानामो बे, ये क्या है? अमेरिकी नौसेना द्वारा क्यूबा के पास में एक टापू पर बनाई गई जेल है, जहां दुनिया भर के 600 लोगों को बिना किसी भी मुकदमे चलाए वहां पे कैद रखा गया था। और ये अधिकारों के हनन का अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक उदाहरण दिया गया है, उनके अधिकारों का जो है हनन हो रहा है इस प्रकार से। फिर है अगला सऊदी अरब। यहाँ के नागरिक अपनी सरकार नहीं चुनते हैं, महिलाएं पुरुषों के अधीन होती हैं और धार्मिक आज़ादी इनके पास में नहीं होती है। सऊदी अरब की याद रखना, यहाँ पे नागरिक अपनी सरकार नहीं चुनते, महिलाओं पुरुषों के अधीन होती हैं और उनको आज़ादी यानी कि धर्म की आज़ादी उनके पास नहीं होती सऊदी अरब में। फिर कोसोवो का नरसंहार। सर्बिया के नेता हैं मिलोसेविक, इन्होंने अल्बानियाई लोगों का कत्लेआम करवाया था। और ये दिखाता है कि जब लोकतांत्रिक अधिकार नहीं होते तो बहुमत की सरकार भी क्रूर हो जाती है। जब क्या होती है? लोकतांत्रिक अधिकार नहीं होते तो बहुमत की सरकार भी क्या हो जाएगी? क्रूर हो सकती है। फिर है अधिकार। व्हाट इज राइट्स? अधिकार क्या है? परिभाषा है इसकी। अधिकार किसी व्यक्ति के अपने लोगों, समाज या सरकार से तार्किक दावे हैं, रीजन देकर के क्लेम, यानी कि तार्किक दावे हैं, जिसको हम बोलते हैं अधिकार। मान्यता, केवल वे दावे अधिकार बनते हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और कानून भी उनको मान्यता देता है। लोकतंत्र में क्या भूमिका है? तो अधिकार अल्पसंख्यकों को बहुमत के दमन से बचाते हैं। अल्पसंख्यकों को बहुमत के दमन से बचाते हैं, यानी कि लोकतंत्र में भूमिका है अधिकारों की कि उनके पास में जो अधिकार होते हैं उनका हनन नहीं होता। फिर है भारतीय सरकार में मौलिक अधिकार। भारत की बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। मैग्ना कार्टा की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है मैग्ना कार्टा। भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। कौन से भाग को कहा गया? भाग 3 को। कुल संख्या है तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने मौलिक अधिकार हैं? अब की बात करें तो 6 हैं। संपत्ति का जो अधिकार है, इसको 44वें संशोधन में 1978 में हुआ था, उसके द्वारा हटा करके एक केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 300A में ऐड किया गया है। इसको कब हटाया गया था? 44A में संपत्ति का अधिकार। तो अब टोटल कितने बचे हैं? एक को हटा करके 6 बचे हैं। फिर है समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18, यही आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इस तरह से लिख देगा, यहाँ आर्टिकल लिख देगा। और ये कई बार पूछा गया है, जो कि मैंने आगे क्वेश्चन ऐड भी किए हैं आपके सामने। और इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं इन्हीं क्वेश्चन के लेकर आऊँगी, ताकि आपका बार बार रिविजन होता रहे। फिर है कानून के समक्ष समानता। समानता की बात करें तो कानून के समक्ष समानता, कानून की नज़र में अमीर, गरीब, नेता, जनता सभी बराबर हैं, सभी एक समान है। कानून की नज़र में भेदभाव की मनाही है, कोई भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच, यानी होटल हो, कुआं हो, तालाब हो, दुकान हो, किसी के ऊपर भी, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, हम रोक नहीं लगा सकते। पहले के टाइम में था ना, अलग जाति वाले को पानी भरने नहीं देते थे, कुएं से पानी नहीं ले जाने देते, तालाब में जाने देते। तो इस प्रकार की जो मनाही की गई है अभी समानता के अधिकारों में। अवसर की समानता की बात करें तो सरकारी नौकरियों में सबको समान मौका मिलेगा। छुआछूत का अंत किया गया, आर्टिकल 17 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का किसी भी रूप में आचरण हो दंडनीय अपराध होता है। ये पसंदीदा सवाल यहाँ पर ये भी लिख दिया गया। उपाधियों का अंत, यानी कि किसी को हम महाराजा, राय बहादुर जैसी जो पदवियां अब नहीं दे सकते, जो पहले के टाइम में दी जाती थी। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 में। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात रखने, सरकार की आलोचना यानी बुराई हम कर सकते हैं खुल के। शांतिपूर्ण सभा, बिना हथियारों के इकट्ठा हो सकते हैं, कहीं पर भी हम पार्टी वगैरह, मंडली वगैरह बना सकते हैं, लेकिन हथियार नहीं होने चाहिए। संगठन बनाना, यूनियन या क्लब बनाने की आज़ादी है। आवागमन की आज़ादी, भारत में किसी भी हिस्से में हम घूम सकते हैं। निवास, देश के किसी भी हिस्से में हम जाकर के बस सकते हैं। पेशा चुन सकते हैं, यानी कि कोई भी काम या व्यापार कर सकते हैं।
दोष सिद्धि से संरक्षण, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दे सकते। जीवन का अधिकार है आर्टिकल 21 में, और ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल स्टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। शिक्षा का अधिकार 21A में, आर्टिकल 21A में 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा देना अनिवार्य है। गिरफ्तारी से बचाव, 24 घंटे के अंदर हम मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा अगर हमने किसी को गिरफ्तार किया है तो। फिर है शोषण के खिलाफ अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 में। मानव तस्करी पर रोक है, इंसानों की खरीद या बिक्री, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो गैर कानूनी होगी। बेगार, किसी भी मजदूरी दिए जबरन काम करवाना अपराध है, यानी कि किसी को हम मजदूरी देंगे और बोलेंगे कि जबरदस्ती यहाँ पे काम करो, तो वो नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेगा। बाल श्रम पे रोक, आर्टिकल 24 में 14 से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम जैसे फैक्ट्री हो गई, खान हो गई, वहां पर काम में लगाना मना है। ये भी पूछा गया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ये किस आर्टिकल में है? 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो 25 से 28 में बात की गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी को भी मानने से मना कर सकता है। प्रचार की आजादी, अपने धर्म का शांतिपूर्ण प्रचार करेगा। धार्मिक मामलों का प्रबंधन, धार्मिक जो संस्थाएं बना सकता है उनको चला सकता है। कर से मुक्ति, धार्मिक कार्यों के लिए जो दिए गए धन होते हैं टैक्स नहीं लगेगा उनके ऊपर। शिक्षा संस्थानों में धर्म हो गए तो सरकारी स्कूलों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि कोई भी हिंदू है तो स्कूल में ये नहीं है कि हिंदू के बारे में पढ़ाने लग जाओ आप, तो कोई भी धार्मिक शिक्षा स्कूलों में नहीं लगाई जाएगी। कहीं पर भी आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, तो जगह जगह नहीं देखते हो आप, कोई भी धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ़ भी बना करके चला जाता है इस चीज़ों से। फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात करें तो 29 से लेकर के 30 में बताई गई है। अल्पसंख्यकों के हित, यानी कि जिनकी भाषा या संस्कृति अलग होगी उन्हें उसे बचाने का पूरा हक होगा, ये उनका अधिकार है। अगर हमसे कोई भी अलग भाषा बोलता है, अलग उनकी संस्कृति है, अलग तरीके से रहन सहन है, तो वो उसे बचाएगा, हम उनको जबरदस्ती अपने अनुसार नहीं ढाल सकते। संस्थान खोलने का हक है, अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 है, बहुत बार पूछा गया है। अधिकारों की रक्षा इसमें होगी, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आर्टिकल 32 में लिखना होगा, ना कि अगर आप मौलिक अधिकार देख करके ऊपर वाले आर्टिकल में मत जाना, ये याद रखना आर्टिकल 32 में है। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी को। इन्होंने हृदय या आत्मा, संविधान की हृदय या आत्मा कहते हैं। रिट क्या है? तो कोर्ट अधिकारों को लागू करने के लिए जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होते हैं, जैसे विदेश जारी किए जाते हैं ना, विशेष आदेश दिए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर है अगला अधिकारों का विस्तार, सूचना का अधिकार होगा, आरटीआई 2005 में लागू हुआ था, और इससे सरकारी कामकाज जो होती है उसमें पारदर्शिता, यानी कि साफ साफ चीजें उनको नजर आने लगती हैं, साफ काम होता है, उसको बोलते हैं हम आरटीआई लगाना। कोई भी गलत चीजें होती हैं वो सामने आ जाती हैं। निजता का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी, अब जो होता है ये भी एक मौलिक अधिकार माना जाता है, प्राइवेसी होनी चाहिए किसी के पास में, तो उसको हम बोलते हैं ये भी मौलिक अधिकार में आ गया। भोजन का अधिकार, अदालतों ने इसको जीवन के अधिकार का ही हिस्सा मान लिया है। जो NHRC हो गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो गया, तो इसको 1993 में अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। 1993 में कब बनाया गया था? अधिकारों की रक्षा करने के लिए। जो होते हैं राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इनको क्या बोलते हैं? 1993 में जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। फिर एचटेट के नजरिए से देखें तो आर्टिकल 19 पूछा जाता है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। आर्टिकल 21 में आपातकाल या इमरजेंसी के दौरान भी इसको सस्पेंड नहीं कर सकते, ये बात किस में है? आर्टिकल 21 में। SC/ST एक्ट, दलितों या आदिवासियों को अपमान से बचाने के लिए बनाया गया कानून है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो अधिकारों की जो असली गारंटी होती है तभी होती है जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। फिर है कर्तव्य और अधिकार, अधिकार अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ में मौलिक कर्तव्य भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में जुड़े हुए हैं। अधिकारों के साथ क्या जुड़े हैं? कर्तव्य। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, भारत कई अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों का हिस्सा है। जो निवारक निरोध है,
किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले शक के आधार पर पकड़ना, अधिकतम 3 महीने से ज्यादा हम उसको पकड़ के नहीं रख सकते, उसको दिया गया है निवारक निरोध। और लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है कि अधिकार वो ढाल होते हैं जो आम नागरिकों को शक्तिशाली और सरकार के सामने सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, खुल करके जो है इंसान बोल सकता है। फिर है ये इम्पोर्टेंट चीजें, हमारी जो एनसीईआरटी है 5th चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछी गई है बार बार, तो ये इसलिए जोड़ी है लास्ट में। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, ये प्रश्न लगातार हर दूसरे साल किसी न किसी रूप में पूछ लेते हैं, चाहे मिलान में पूछो, रिक्त स्थान पूछ लो। 21A में शिक्षा का अधिकार, सवाल आता है कि ये किस संशोधन से जुड़ा है शिक्षा का अधिकार, तो ये 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 2002 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार 21A में कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, इसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। फिर है अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाएंगे, ये किसमें बात कही गई है, 24 में। अनुच्छेद 32 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये पूछा भी गया है। अब मेरे को अगर PYQ में मिला ना, कहीं नजर आया तो मैं इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी। फिर है सांसद और मंत्रिपरिषद, धन विधेयक की बात करें तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होगा, लोकसभा के अध्यक्ष का, स्पीकर का। संसद का संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, यानी कि बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करेगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा वो। अविश्वास प्रस्ताव, इसकी बात करें तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये पूछा भी गया है। अगर इससे ये पास हो जाए तो पूरी सरकार यानी कि PM सहित इन सभी को इस्तीफा देना पड़ेगा, तो ये है अविश्वास प्रस्ताव। संविधान सभा, जो अस्थायी अध्यक्ष होंगे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 को। और फिर संवैधानिक सलाहकार BN राव, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। समय की बात करें तो इनको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। चुनाव और मतदान की बात करें तो 61वें संशोधन के आधार पे वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 की गई थी 1988-89 में, 88 आ जाए या 89 आ जाए। आरक्षण सीटों की बात करें तो लोकसभा में 80 की सीटें हैं 84, ST की हैं 47, और आरक्षित सीटों की संख्या अक्सर पूछी जाती है कि कितनी सीटें आरक्षित है ST के लिए, SC के लिए। निर्वाचन आयोग की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रियाएं चलानी पड़ेगी, उनके जो 2/3 उनकी मंजूरी होनी चाहिए, तब जाकर के हम इनको हटा सकते हैं, वरना नहीं हटा सकते। निर्वाचन आयोग। फिर लोकतंत्र और परिभाषाएं, रॉबर्ट जो मुगाबे हैं किस देश के नेता थे और इन्होंने लोकतंत्र का गलत फायदा उठाया था, तो ये याद रखना जिम्बाब्वे के। कहाँ के थे ये, जिम्बाब्वे, ये शायद पूछा भी गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको पहले पढ़ा है PYQ में। रॉबर्ट मुगाबे ये कहाँ के थे, जिम्बाब्वे के। PRI पार्टी ये किस देश की सत्ताधारी पार्टी थी, तो धांधली के लिए जो जानी जाती है, ये मैक्सिको की थी, धांधली की थी इन्होंने। फिर मिलान से किस प्रकार से आता है आपका, ये अचटेट का पसंदीदा टॉपिक है, ये लिखा भी गया है फेवरेट क्वेश्चंस, यानी कि टॉपिक्स जो कि मिलान किए जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। समानता का अधिकार, छुआछूत का अंत, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये हमने अभी किया था, तो इसी को यहाँ पे सबसे पहले टिक कर लेते हैं। समानता का अधिकार, सभी को एक समान समझा जाए, समानता का सबसे पहले हमने पढ़ा था 14 से 18। फिर छुआछूत का अंत किसमें किया जाएगा, छुआछूत का अंत नहीं, समानता का अधिकार 14 से 18 में नहीं भाई, समानता का अधिकार आ जाए, हाँ 14 से 18 ये तो सही है, ये वाला भी सही है, 32 वाला भी। और यहाँ छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में आएगा। शिक्षा का अधिकार आ जाएगा 21A में, हाँ शिक्षा का अधिकार की बात करें तो 21A में बात की गई है, तो ये सारे मिलान वाले हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। फिर है संविधान सभा और उनके व्यक्तित्व, राजेंद्र प्रसाद हो गए, अभी लास्ट में ही हमने किया था। संवैधानिक सलाहकार हमने किसको बनाया था, इनको बनाया था BN राव को संवैधानिक सलाहकार। BR अम्बेडकर
जो कि राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे। BR अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी। और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे, पहली बैठक हुई थी तब। फिर है अगला चुनावी राजनीति और लोकतंत्र। इसमें देश और चुनाव सुधारों से जुड़े हुए सवाल होते हैं। पहला है कॉलम ए देश और नियम, कॉलम बी है विशेषताएं और जो इनकी विशेषता और घटना, यानी कि क्या घटनाएं हुई थी उस टाइम पे। तो मैक्सिको की बात करते हैं। सबसे पहले मैक्सिको की बात करते हैं। PRI इन्होंने पार्टी और धांधली की थी। लास्ट क्वेश्चन हमने अभी किया था, इन्होंने पार्टी और धांधली की थी पार्टियों में। PRI पार्टी धांधली किस में जानी जाती है? मैक्सिको में। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो रंग भेद व्यवस्था थी अफ्रीका में काले और गोरे का रंग भेद वगैरह चले थे। नेल्सन मंडेला ने इनका विरोध किया था, ये सारी चीजें। फिर 61वां संविधान संशोधन हुआ था, तो ये था मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 की गई थी। फिर है लोकसभा में 84 सीटें किसके लिए है? रिजर्व अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित की गई है। और फिर लास्ट में ये है संस्थाओं का कामकाज, संसद और राष्ट्रपति की शक्तियों पर आधारित है। पहला है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। इसकी बात करें तो स्पीकर यानी कि धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? स्पीकर का, लोकसभा का। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च, जल थल वायु तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। फिर मंत्री परिषद की बात करेंगे तो मंत्री परिषद यानी कि लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। फिर है उच्चतम न्यायालय SC यानी कि संविधान का रक्षक और व्याख्याता होगा उच्चतम न्यायालय। संविधान का रक्षक कौन होगा? उच्चतम न्यायालय या व्याख्याता। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद यानी कि कोई भी अगर वो होता है ना, कोई भी गलत वगैरह कुछ चीजें होती हैं तो सभी को सामूहिक रूप से जवाब देना पड़ता है, उनको हटा भी दिया जाता है। तो मंत्री परिषद क्या होता है? लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। तो ये थे हमारी आज के क्लास। आई होप बहुत सी चीज़ें इसमें हमने कितनी सारी चीज़ें की ना, ऐसा लग रहा है इनको पढ़ करके जिसने भी पहले PYQ किए होंगे ना उन सभी को पता चलेगा ये क्लास देखने के बाद में कि कितने सारे क्वेश्चन, यानी कि PYQ से ही आपके जो है पॉलिटी में बहुत सारे, इसी 9th क्लास की पॉलिटी से ही कितने सारे क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं। तो 9th क्लास की और 10th क्लास की आप NCERT कंप्लीट कर लोगे ना, उसमें से भी आपके 40+ या 40 तक आपके 30+ आप आराम से कर पाओगे। बाकी के तो आपको पता है पेडागोजी के भी आएंगे और भी चीज़ें आएंगी। 9th 10 में से ही आपके इतने सारे नंबर्स आपके बन सकते हैं अगर आप डीप में इनको अच्छे से बार बार रिवाइज करोगे और पढ़ोगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास कैसी लगी आपको जल्दी से बता देना कमेंट करके, और मैं जल्दी में कुछ भी आगे पीछे वर्ड हो जाते हैं ना तो उनको थोड़ा आप एडजस्ट कर लिया करो। जल्दी में कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं, स्लिप ऑफ टंग की वजह से बहुत सी चीज़ें ना गड़बड़ हो जाती हैं, बोलते टाइम पे ध्यान ही नहीं रहता उस टाइम पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम कल की क्लास में, और क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना।